हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में अपन ने ब्रह्मांड पहला टॉपिक चालू किया था कल। अब क्या है, ये ब्रह्मांड अपन ने देखा। अब टॉपिक अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ये ब्रह्मांड से अपन ने देखा ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां। तो अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे जो सर्किल गैलेक्सियां जिनको अपन मंदाकिनी बोलते हैं, ये बनी कैसे, है ना। तो चलना कहने का मतलब, ये ब्रह्मांड में जो अपन अनेक गैलेक्सियां देखते हैं, आकाशगंगा देखते हैं, ये बनी कैसे। तो इसका जो सबसे सटीक जो थ्योरी है उसको अपन बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। ये आज अपना टॉपिक वहीं से शुरू होगा। यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है, इस रचना का जो सबसे सटीक जो उदाहरण एक्सप्लेनेशन है वह है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको दिया था लेमथेयर ने, है ना। लेमनथेयर ने। और इसके साथ आप एक नाम और लिख लो, बोगनर का, बोगेनार, है ना। बो गो बोगोनेर, बोगोनेर, है ना। बोगोनेर, लेमथेयर, एक तो लेमथेयर ने दिया और फिर उसको आगे और बढ़ाया था बोगोनेर ने। ठीक है ना, लेमथेयर और बोगोनेर ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत सटीक एक्सप्लेनेशन करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। अब देखो, ये महाविस्फोट सिद्धांत जिसको अपन बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट। ठीक है, बैंग बैंग जैसे कई कार्टून में लिखा था, बैंग बैंग विस्फोट। तो देखो, बिग बैंग सिद्धांत ये क्या कहता है, ये बोलता है जो लेम्पेयर और उसका एक्सप्लेनेशन फिर आगे बोगनर ने दिया, वो क्या है कि एक, जैसे अपने बोला सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में, स्पेस में घूम रहे थे। तो एक खगोलीय पिंड एक सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी। फॉर एग्जांपल जो ये था, अब इसकी क्या विशेषता थी, इसका अपन आयतन देखते हैं। आयतन, तीन पैरामीटर देखने हैं। आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा मैं उधर बना दूं, ये यहां बना। इसका पहला पैरामीटर आयतन वॉल्यूम। आयतन वॉल्यूम जो इसका बहुत ही कम था। आयतन वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितनी चीजें समा सकती थी, तो इसका वॉल्यूम कम था। जैसे गिलास का वॉल्यूम होता है, ऐसे इसका आयतन। दूसरा होता है घनत्व, जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, डी डेन डी डी एन। डेंसिटी जो थी इसकी बहुत ही ज्यादा थी। डेंसिटी क्या होती है, गिलास में एक पानी है। ठीक है, एक तो अपन ने पानी देखा, एक अपन ने उस गिलास में आप दूध डाल दो तो दूध की डेंसिटी उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। दूध की जगह आप उसमें ऐसा करो, दही डाल दो तो दही की डेंसिटी साला और भी ज्यादा होगी, है कि नहीं। समझ रहे हो आप डिफरेंस। पहले अपने पानी था, पानी की जगह दूध डाला तो डेंसिटी ज्यादा हो गई, दूध की जगह फिर दही डाल दे तो डेंसिटी और ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब उसके अंदर पानी कम आता, ऐसा था वो पदार्थ। पानी की मात्रा वॉल्यूम का कम था, लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तीसरा क्या, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान, टेम्परेचर, वो भी क्या था, वो भी बहुत ही ज्यादा था। ये तीन विशेषताएं थी वो पहला पार्टिकल जिससे पूरा यूनिवर्स बना। क्या, वॉल्यूम बहुत कम था और दो चीजें ज्यादा थी, एक तो डेंसिटी, का ठूस ठूस के भरा हुआ दही, ठूस ठूस के, और फिर तापमान बहुत ज्यादा। तो कोई भी जैसे तापमान होता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता भाई। जैसे गर्मी में अपन देखते हैं ज्यादा धूप है तो एक्सपेंड होती है, चाहे रेल की पटरियां हो, चाहे तार हो, कुछ भी हो, है ना। तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, तापमान ज्यादा, तो एक्सप्लोजन उसके अंदर हुआ। मतलब यूं बिल्कुल दब गया वो अंदर, खिसता गया, तापमान से दबाव आता गया और फिर उसके अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, बैंग हुआ, बैंग। तो बिग बैंग हो गया ना, महाविस्फोट। तो ये विस्फोट से फिर अलग अलग उसका कण जब बाहर फैले तो वो क्या बन गई, वो मंदाकिनियां बन गई। और फिर स्पाइरल क्यों होती है मंदाकिनियां, ये जैसा आपने देखा था, ये सेंटर से यूं दूर की तरफ जाती रहती है। तो ये क्या है, ये सेंटर से दूर की तरफ इसलिए जाती रहती है, स्पाइरल के अंदर सर्पिलाकार होती है। ये सर्पिलाकार ये होती है क्या, जिसको अपन बोलते हैं ना अपकेंद्रीय बल, सेंट्री फ्यूगल मतलब केंद्र से दूर की तरफ जाती है, घूमती रहती केंद्र से दूर की तरफ जाती है। तो ये एक कोना हमेशा बाहर निकलने की ही कोशिश करता है, इसलिए गैलेक्सियां स्पाइरल होती है। हमारी जो अपनी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है, आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे, वो भी स्पाइरल है इस कारण से। तो समझ गए। तो ये महाविस्फोट सिद्धांत है, इसमें अपन को इतना ही ध्यान देना है। तीन पैरामीटर है, आयतन, वॉल्यूम बहुत ही कम, ठीक है, घनत्व जो था वो बहुत ही ज्यादा, टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा। तो इस कारण से विस्फोट हुआ और इसके जो कण आकाश में फैले उनसे अनेक खगोलीय पिंडों की, गैलेक्सीज की रचना। ठीक है। अब इस ये तो किसने दिया, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, आपने
लेमेंटर ने दिया और बोगोनोर ने उसको आगे बढ़ाया, बोगोनोर ने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इसकी वर्तमान टाइप में, जैसे अपन देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो दो तरह से इसको प्रमाणित करने की कोशिश की। एक तो नासा द्वारा ये एमएपी मैप, नासा द्वारा एमएपी माइक्रोवेव एनिसोट्रोपिक प्रोब, है ना, माइक्रोवेव एनिसोट्रोपिक प्रोब, ये 2001 के अंदर ये था। लेकिन इससे भी जो बड़ा प्रयोग था वो 2010 के अंदर एलएचसी था, लार्ज हेड्रन कोलाइडर महाप्रयोग, है ना, लार्ज हेड्रन कोलाइडर महाप्रयोग। इसमें क्या था, एलएचसी के अंदर दो ऐसे गन्स बनाई गई, ऐसे है ना, ऐसे स्पेन आपने स्विट्जरलैंड के अंदर था, ये जिनेवा के अंदर, इसमें सारा मैं बता दूंगा आगे। इसमें क्या था, इसमें ये ऐसे दो गन्स बनाई गई, है ना, और दो गन से इधर एक दूसरे की तरफ बीच में ट्यूब आई है, कांच की ट्यूब। तो ये क्या है, ये प्रोटॉन्स को दागती थी, इधर से प्रोटॉन दागा, इधर से प्रोटॉन दागा। फिर दोनों प्रोटोनों से जो टकराव हुआ, उस टकराव से वो गॉड पार्टिकल वही जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसको उत्पन्न करने की कोशिश करी। गॉड पार्टिकल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, है ना। तो ये अपने सन प्रयोग था, मतलब ये यूरोपियन यूनियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ट्रांसलेशन है CERN, ऐसे है। फिर वो जो अपन ने जो मेन पार्टिकल बोला जिससे पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको नाम दिया जाता है पार्टिकल को हिग्स बोसन। हिग्स बोसन इस लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर मशीन के अंदर। हिग्स बोसन क्या था, हिग्स तो है पीटर हिग्स, है ना, जिनका संबंध अपने न्यूक्लियर फिजिक्स से है, ब्रिटिश वैज्ञानिक फिजिसिस्ट, और बोसन है सत्येंद्रनाथ बोस। तो इसलिए वो जो गॉड पार्टिकल है जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपन मानते हैं, तो उसको हिग्स बोसन नाम दिया गया। हिग्स पीटर हिग्स एंड बोसन इज सत्येंद्रनाथ बोस, जो इंडियन फिजिसिस्ट हुए, सत्येंद्रनाथ बोस। ऐसे ही अपन को ये पूरा ये है, ये अपना संबंध है ब्रह्मांड से कि उत्पत्ति कैसे हुई क्या। तो अब थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया चीजें वही है। एक मिनट तो जूम कर दो, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, इसके बस इतना ही ध्यान रखना अपन को। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, आ जाओ, है ना। ब्रह्मांड यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है ना। क्या असीम, अब असीम गैलेक्सी जिसके अंदर समाई हुई है, ठीक है, विशाल व असीम। ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनी है, तारामंडल गैलेक्सी अपन पाते हैं, इसके अंदर आकाश गंगा मिल्की वे हमारी मंदाकिनी, उसमें सौर मंडल है, सूर्य है, पृथ्वी है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य और फिर पृथ्वी ग्रह, उसमें वो जो वैन आरेख जो होता है ये वही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत है, सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी मैंने बताया। दूसरा है साम्यावस्था, सतत दृष्टि सिद्धांत अपने गोल्ड का, दोलन सिद्धांत, पेंडुलम सिद्धांत सेंडेजा का, और स्मृति सिद्धांत एलन गुथ का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, केवल एक महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंटियर का, और इसको आगे बढ़ाया था किसने, बोगुनार ने, बोगनेर ने उसको आगे बढ़ाया था। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु ये के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन अधिक सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा आयतन था, कम था, एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था, बहुत ही ज्यादा था। तीन पैरामीटर हो गए, आयतन, तापमान और घनत्व। आयतन कम था, तापमान और घनत्व अनंत ज्यादा था। अत्यधिक संकेंद्रण, मतलब वो डेंसिटी ज्यादा होने से दही बहुत ही गाढ़ा हो गया। संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग थ्योरी कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ दूर दूर तक, जिससे ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ब्रह्मांडीय पिंडों को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज, ठीक है। मीडियम का कोई लोचा मत्र को कॉन्सेप्ट समझ गए तो बल्ले बल्ले है। यह घटना आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गैलेक्सीज क्या स्पाइरल है, तो ये दूर जाती जा रही है ना, तो ये गोल्डीलॉक्स वाला एक कॉन्सेप्ट है जो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। तो निरंतर विस्तार, आज भी जो ब्रह्मांड है इसका एक्सपेंशन हुए जा रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो गोल्डीलॉक्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन में बताऊंगा आएगा। लेकिन ब्रह्मांड का क्या है, निरंतर विस्तार हुए जा रहा है। आज भी गैलेक्सियां घूम रही है और अब केंद्रीय बल लग रहा है और ये दूर दूर तक जा रही है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स इज
कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। ठीक है, फिर देखते हैं, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से निरंतर विस्तार है। आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी की पुष्टि 2001 में नासा द्वारा एमएपी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपोलॉजी प्रोब अनुसंधान से की गई है ना। नासा क्या है, ये जैसे अपने इसरो है वैसे अमेरिका में नासा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फ्लोरिडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फ्लोरिडा देखो यूएसए में किधर है, मैंने अपन देखेंगे कि हर देश का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये विश्वत रेखा के पास है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि विश्वत रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कम है। वो सबसे कम इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा घेरा पृथ्वी पर बन सकता है वो विश्वत रेखा ही होती है, और विश्वत रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी के सतह पर जो व्यक्ति खड़ा हो उसकी दूरी सर्वाधिक सबसे ज्यादा होती है, इसलिए दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कम लगता है विश्वत रेखा पर। ये जब पृथ्वी पड़ेंगे उसमें आएगा, है ना। तो हर देश का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो विश्वत रेखा के पास में है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पास में है। ठीक है ना, तो वहां पे फ्लोरिडा में है अपने नासा। इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, नेशनल एरोनॉटिकल, AEURONAUTICA, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, MINISTRATIO, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए, ये मैंने बता दिया। फिर अपन देखते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर महाप्रयोग, जैसा भी मैंने बताया उसी को पढ़ के सुना देता हूं एक बार। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड है ना, पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे, भारत भी शामिल था। इसमें प्रोटोन बीमों, प्रोटोन है ना, ये ध्यान रखना कौन सी बीम छोड़ी गई, प्रोटोन बीम, इधर से छोड़ी गई प्रोटोन बीम, उधर से छोड़ी गई, बीच में टकराव हुआ, को लगभग प्रकाश की गति से, है ना, प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया। हिग्स बोसन वही पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस जो नीचे आएगा ये। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वैसी अनसुलझी अवधारणा की परख की जा रही है जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन या गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल जिससे पूरे बाकी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसको गॉड पार्टिकल बोला, के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पूर्व, जो मैंने बताया 14.8 15 अरब वर्ष पूर्व हुई उस ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, महाविस्फोट। 3 चीजें याद रखो, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, तापमान ज्यादा, हुआ विस्फोट। बिग बैंग थ्योरी में ये 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसन ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि इसे सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। हिग्स मतलब पीटर हिग्स ब्रिटिश वैज्ञानिक, और बोसन सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट मतलब। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा सन ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। सब एटॉमिक क्यों भाई, एटॉमिक पार्टिकल तो अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनसे अलग, तो सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैड्रन कोलाइडर को बंद कर दिया गया, परंतु इसे जून 15 में पुनः आरंभ किया गया था। तो कहने का मतलब क्या है, LHC जो है लार्ज हैड्रॉन है ना, ये लिखा हुआ ना, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो हैड्रन तो क्या है, जो ये गन्स जो थे ना, प्रोटॉन्स रेस जो डालते थे उन्हें हैड्रॉन बोला गया, और कोलाइडर का मतलब इसलिए कि उसको कोलाइड हो रही थी, इधर वाली और इधर वाली आके बीच में एक ट्यूब में कोलाइड हो रही थी, तो इसलिए इसको बोला लार्ज हैड्रन कोलाइडर, LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ठीक है, जिनेवा। ठीक है, शुरू हुआ कब, अपने 2013, 2010 से 2000 मतलब 2010 में शुरू हुआ, 2013 में बंद किया गया, 2015 में वापस चालू किया। 2013 में बंद, 10 में चालू, 13 में बंद और 2015 में वापस शुरू हुआ। कहाँ, अपने सन ने किया, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, कहाँ, जिनेवा, अपने स्विट्जरलैंड, है ना, वहां पर जिनेवा। देखो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने किसी, दोनों विश्व के अंदर किसी भी देश का साथ नहीं दिया था, इसलिए यूएनओ के ज्यादातर जो हेड ऑफिस है, यूएनओ और उसके जो संस्थाएं हैं जैसे WTO हुआ, WHO हुआ,
डब्ल्यू से चालू होने वाले ज्यादातर का हेडक्वार्टर जिनेवा में। तो ये वो स्विट्जरलैंड है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा होगा आपने, है ना, वो स्विट्जरलैंड की शूटिंग है। ऐसे अपन ने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, समझ गए। तो वो तो था ब्रह्मांड, है ना। अब अपन एक एक चीज देखा जा रहे हैं। ब्रह्मांड का अपन ने देख लिया, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है ना, लेवेंथियर और बोगेनियर, और फिर एलएचसी उसके अंदर अपन ने देखा लार्ज हैड्रन कोलाइडर सन 2010, 13, 15। अब विस्फोट हुआ तो मंदाकिनियां बनी। अब अपन देखते हैं मंदाकिनी, उसके बाद अपन देखेंगे आकाशगंगा। सारी चीजें वही है जो अपन ने मैंने पढ़ा पहले बताई थी पिछले वाले फर्स्ट वाले क्लास के अंदर। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, इजी है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुमान था 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सीज है ना। उपवर्ल्ड लाइन तो वही है वैनारेक वाली। मंदाकिनी गैलेक्सी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें केंद्रीय बल्ज, क्वेसर व घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। घूर्णनशील भुजाएं, केंद्रीय बल्ज, बल्ज है ना, बल्ज, BULZ, बल्ज, ये केंद्रीय बल्ज, ये और ये घूर्णनशील भुजाएं, ये है कि नहीं है ऐसे। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे ये तो एक तो इधर निकल जाती है और फिर दूसरी वाली क्या है, वो ऐसे घूमती रहती है। तो ये इस तरह से दिखाई देती है इनमें से। तो 3 भुजाएं इसके अंदर मेन होती हैं, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो मेन 3 होती हैं। हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा मिल्की वे है। मैं बता रहा, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा मिल्की वे है। ये लाइन याद रखना है ये, ठीक है ना। कहीं भी आपको कंफ्यूजन कुछ भी नजर आए कौन क्या है क्या नहीं है, तो बस ये लाइन याद रखो, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा मिल्की वे है। इसकी आकृति सर्पिल है, स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 3916 सौर मंडल सोलर सिस्टम है। मैंने बताया था वो जो गैलेक्सी के अंदर छोटे छोटे, अपनी छोटे गैलेक्सी के अंदर छोटे छोटे सर्किल बने हुए गोल, वो सोलर सिस्टम है जिसमें एक अपना है। टोटल सोलर सिस्टम हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसमें कितने 3916। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बृहत्ता का। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, अच्छा फैक्ट है एंड्रोमेडा। देखो ना, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा है। सर्किल बनाया था अपने आकाशगंगा का, उसमें सर्किल बने हुए थे, मैंने बताया था ये अपनी है। फिर अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से जो सबसे नजदीक है गैलेक्सी, उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। इस एंड्रोमेडा से ही नाम पड़ा है अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर सिस्टम का, गूगल का बनाया हुआ, जिसका नाम है एंड्रॉइड, है ना। एंड्रोमेडा से नाम पड़ा है एंड्रॉइड, ये एंड्रोमेडा। तो अपने से निकटतम, सबसे निकटतम जो आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी लिखो यार, सबसे निकटतम जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है भाई, आकाशगंगा का तो अपनी है गैलेक्सी। सबसे निकटतम जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, इसी से वर्ड पड़ा है एंड्रॉइड। तो आप देखो कैसे सैमसंग गैलेक्सी नाम कैसे आया है कि नहीं है, फिर एंड्रॉइड कैसे आया, ऐसे नाम आ रहे सारे। फिर सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है ना। तारा कौन होता है, वह खगोलीय पिंड जिसका अपनी ऊर्जा और अपनी प्रकाश होती है, उसको तारा बोलते। तो ये सूर्य है, ठीक है। सारी चीजें कॉमन है, पढ़ते चलो बस, आगे बढ़ते चलो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। सूर्य हमारे तारा। पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक सदस्य मात्र है, मैंने बताया था। पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है विशाल अंतरिक्ष के छोटे से खंड जैसी है। छोटा कैसे, ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनी में आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौर मंडल में पृथ्वी 5वें नंबर पे, 1 नंबर पे ब्रह्मांड, 2 नंबर पे मंदाकिनी, 3 नंबर पे आकाशगंगा, 4 नंबर पे सौर मंडल, 5 नंबर पे पृथ्वी। तो है कि नहीं, छोटी दिखती बड़ी है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ये क्या है, ये अंतरिक्ष में दूरी नापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, 1 वर्ष के अंदर प्रकाश जितना ट्रेवल कर सकता है उसको अपन प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये है ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना बड़ा कठिन है, जैसा मैंने अभी बताया, है ना। ब्रह्मांड की डेफिनेशन ही क्या है, विशाल व असीम खगोलीय पिंडों का समूह को अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां है कि उन्हें प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ये पूछते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, स्पेस में, है ना, अर्थ पे डिस्टेंस नापने की इकाई नहीं है ये, स्पेस में डिस्टेंस नापने की जो इकाई है, यूनिट है, उसको अपन बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है ये। और वो लाइट ईयर क्या है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को अपन लाइट ईयर बोलते हैं। सूर्य के निकट सबसे, ये आगे और आएगा, सूर्य के निकटवर्ती तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी, है ना। प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है, सूर्य के जो सबसे निकट तारा है उसको प्रोक्सिमा सेंटोरी बोलते हैं। प्रोक्सिमा मतलब होता है नजदीक, कि नजदीक आओ, प्रोक्सिमा, है ना। प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंचता है। तो एक क्वेश्चन आता है, सूर्य के निकट सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। कुछ तारों को प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। अपने सबसे नजदीकी अपन ने गैलेक्सी देखी थी एंड्रोमेडा,
तो उसके तारों का प्रकाश पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये प्रोक्सीमिटा सेंटोरी जो है अपना, प्रोक्सिमा सेंचुरियन भी बोलते हैं, ये सूर्य के निकट सबसे तारा है ना, तो उसका प्रकाश पहुंचने में 4 साल लगते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसी भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी रास्ते में कहीं, अभी रास्ते में ही कहीं है, रास्ते में ही है और हम तक नहीं पहुंचा है। फिर क्या देखो, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखे तारों खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, जैसे अपन गर्दन उठा के ऊपर देखा, सूर्य दिखा, चंद्रमा दिखे, तारे दिखे, अन्य ग्रह दिखे, अन्य गैलेक्सी दिखा, उन्हें खगोलीय पिंड बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। जो सब किससे बनी है, ब्रह्मांडीय विस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी से जो बनी है, जैसा लेमेंथियर और उसके शिष्य बोगनेर ने आगे बढ़ाया, और जो सिद्ध हुआ अपने 2010 में LHC लार्ज हेड्रन कोलाइडर महाप्रयोग से। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ऐसे। तो सूर्य भी क्या अपना में एक तारा ही है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ग्रह पृथ्वी है, सेलेस्टियल बॉडी, और तारे हैं जिनका अपने स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश है, वो तारा है। ऐसे है, समझ गए। तो ब्रह्मांड देखा, गैलेक्सी देखी, उसके बाद अपन देखते हैं, अब आ जाती बात तारों पे। तारे है ना, तारे क्या होते हैं, तो तारा भी जैसे मैंने बताया, तारे वही जिन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है ना, अपनी ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश, यूं बोल दो, अपनी ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा या ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश बोल दो, सारी चीजें सही है। जिनकी अपनी ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश होती है। अपनी ऊष्मा का मतलब हीट, एनर्जी, ऊष्मा, ऊर्जा, हीट, एनर्जी और लाइट अपने खुद की होती है। वैसे देखो क्या हीट क्या है, वो अपने आप एक एनर्जी है। तो ऊष्मा या ऊर्जा में से कोई एक वर्ड प्रयोग कर लो, क्योंकि ऊष्मा भाई हीट कब बनेगी, तो एनर्जी का ही तो एक रूप चेंज हो रहा है हीट में, और क्या है। तो जिसकी अपनी ऊष्मा या प्रकाश बोल दो, अपनी ऊर्जा या प्रकाश बोल दो, चीज एक ही है ना। हीट या लाइट या एनर्जी या लाइट, उसको तारा कहते हैं। अपनी है भैया, किराए की नहीं है, खुद की। जिसकी तो किराए की हो तो ग्रह। वह पिंड गैसों से बने होते हैं, मतलब तारे जो है ना, तारे बनते किससे हैं, तारे गैसों से बने होते हैं, है ना। तारे बनते किससे हैं, तारे गैसों से बने रहते हैं, खासतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम। तारे किससे बनते हैं, गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये होता है कि भाई, अब जैसे मान लो कोई भी गैस है, जैसे मान लो सिलेंडर से जो अपनी निकलती है LPG गैस है, अब वो वातावरण में जैसे आ गई, तो भाई वो गैस किसी के लिपटेगी तभी तो वो वातावरण में घूमती रहेगी ऐसे से। जैसे मान लो आज अपन तारा देखते हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरियन जैसे है, अपने सूरज है, तो भाई बीच में कोई ठोस है जिसके चारों तरफ वो गैस लिपटी हुई है, और वो जो बीच में जो ठोस है वो उसको ही घुमा रहा है या होल्ड किए हुए उन गैसेस को। इस चीज को समझो, समझ रहे हो। तो बीच में जो छोटा सा कण है, चाहे धूल का कण ही है, उसके चारों तरफ वो गैसेस लिपट गई, तो वो तारा है ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी, क्योंकि जब हम पुच्छल तारे पढ़ेंगे ना, तब आएगा कि वो सूर्य के पास पहुंचती है, वो गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है। तो गैस लिपटी हुई किसके, उस कण के लिपटी हुई छोटे से। ठीक है, वह पिंड गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। तारों की बात चल रही है ना, गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, और इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है ना, रेडिएशन जैसे सन से हो रहा है, क्या अपने हीट का और लाइट का। सूरज को अपन देखते हैं दिन में, तो हीट भी आती है और लाइट भी आती है, दोनों आती है ना। तो हीट को ऊष्मा और लाइट प्रकाश, इसलिए सूर्य तारा है। सूरज देखते ही ऐसा थोड़ा सिर्फ लाइट ही दिखती है, ऊष्मा भी तो दिखती है, महसूस होती है, ऊष्मा, लाइट दिखती है। अत्यंत दूर होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य बहुत बड़ा है, दूर है, इसे छोटा दिखाई देता है। दूर जो होती चीज वो छोटी दिखाई देती है, पास आने बड़ी दिखाई देती है। सूर्य भी एक तारा है, ये ध्यान रखना है। चांद एक उपग्रह है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट आता है, वह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। प्रोक्सिमा सेंटोरियन क्यों छोटा दिखाई देता है, क्योंकि भाई उसका प्रकाश पहुंचने में ही हमको 4 साल लगते हैं हमारे तक, तो बहुत दूर है। जबकि सूर्य से बड़ा है लेकिन दूर है, से छोटा दिखाई दे रहा है। सूर्य पास है कंपेरेटिवली प्रोक्सिमा सेंटोरियन से पृथ्वी के, इसलिए वो अपन को सूर्य बड़ा दिखाई देता है। ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं। ये तो बताया, जब सौरमंडल ही 3,916 है, 3,916 है। अपनी मंदाकिनी जिसको आकाश में बोलते हैं, मिल्की वे में, तो औरों की तो बात ही छोड़ो, अभी तो असंख्य मंदाकिनियां हैं, 100 अरब। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अच्छा टॉपिक है, वो है तारों का विकास क्रम, है ना। विकास क्रम की, एक जो स्टार होता है उसकी लाइफ क्या होती है ना, स्टार की लाइफ कैसे होती है, क्या होती है, वो चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन देखते हैं तारे की लाइफ साइकिल। तारा बनता कैसे है, फिर उसका अंत कैसे होता है। तो देखो बनता कैसे, उसमें अपन को 2 चीज ध्यान रखनी है। क्या है, जैसे असंख्य तारे हैं ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, तारे हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं, एक दूसरे को, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, दोनों एक दूसरे की तरफ नजदीक आते हैं
तो जब ये नजदीक आते हैं तो ये दो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, संलयन। ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन, है ना, फिजन। देखो दो चीजें होती है, एक तो संलयन होता है न्यूक्लियर फिजन, और एक होता है विखंडन, विखंडन जिसको अपन बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। एक मिनट, ये उल्टा हो गया। एक तो यहाँ पे तो अपना ये तारे में तो होता है संलयन, ठीक है, साथ है, और दूसरा होता है विखंडन, विखंडन दूर गए, टूटे, विखंड दूर हो गए, तो विखंडन को बोलते हैं अपन फ्यूजन, है ना। और संलयन साथ आए इसको बोलते हैं फ्यूजन, यूनाइट हुए। ठीक है, इसमें तो दो तारे जुड़ते हैं और विखंडन में माइनस, दूर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे तारे मैंने बताया कि ये असंख्य तारे हैं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, संलयन हो जाता है, साथ आ गए, से साथ, साथ आ गए, और यू आ रहा है फ्यूजन, यूनाइट हो गए, यूनाइट हो गए, यूनाइट होके फिर क्या होता है, यूनाइट हो गए, संलयन हो गया। यूनाइट होने के बाद क्या होता है, तारे के अंदर जो ओरिजिनल गैस होती है दैट इज हाइड्रोजन, अब यूनाइट होने से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से क्या होता है, ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हीलियम में जब कन्वर्ट होती है तो वो प्रकाशमान हो जाता है, और वो क्या, वो तारे के रूप में अपने को सामने दिखाई देता है। इसलिए हीलियम गैस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाशमान बनाने में। ठीक है, तो तारा तारा कैसे बना, कि भाई तारे थे, उनमें गुरुत्वाकर्षण हुआ, पास में आए, न्यूक्लियर संलयन हुआ, है ना, नाभ के संलयन हुआ, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, यूनाइट हुए, उसे हीट निकली, हीट से हाइड्रोजन हीलियम के कन्वर्ट हुआ, और हीलियम से प्रकाश बनी। ठीक है ना, क्या ग्रेविटेशन फोर्स लगा, ग्रेविटेशन फोर्स से न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। ठीक है, फ्यूजन मतलब संलयन, वो यूनाइट हो गए। ठीक है, यूनाइट होने पर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन वो काय में चेंज हो गई, वो हीलियम में चेंज हो गई, एच हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ऐसे, है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो गया, और हीलियम में चेंज होने के बाद वो अपन को लाइट एमिट करता हुआ दिखाई देता है प्रकाशमान में, तो वो तारा बन गया। ठीक है, तो बनने की तो स्टेज यहां तक अपने को समझ में आ गई, ये तारा की फर्स्ट स्टेज है, जिसे मैच्योर स्टेज अपन बोलेंगे, उसका बनना और मैच्योरिटी प्राप्त करना। फिर क्या होता है, अब ये मैच्योर हो गया, अब ये अपने अंत की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से बुढ़ापे की तरफ। वो अंत कैसे होता है, वो अंत शुरुआत होती है उसकी, उसके सेंटर से, तारे का जो सेंटर है वहां से इसके अंत की शुरुआत होती है। जैसे ये तारा है, सबसे पहले इसका सेंटर ठंडा होएगा, सेंटर ठंडा होने के बाद वो संकुचन उसमें सेंटर में होता रहेगा, सेंटर तो सिकुड़ता रहेगा, लेकिन जो बाहर वाला जो इसकी सतह है वहां पे हाइड्रोजन वैसे ही हीलियम के अंदर चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, लेकिन सेंटर सिकुड़ता रहेगा। तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं क्या, लाल दानव, ये रक्त दानव या लाल दानव, रेड जाइंट, है ना। रक्त दानव बोल दो, क्यों रक्त का रंग लाल होता है इसलिए लाल भी बोल देते हैं, लाल दानव बोलते हैं। ठीक है ना, ठंडा होता रहता है, लेकिन बाहर वाली सतह हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती रहती है, अंदर से ठंडा होता रहता है, इसका घनत्व बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर क्या, घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सुपरनोवा वाली स्टेज आती है इसके अंदर, ये सुपरनोवा। ठीक है भाई, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, भाई घनत्व बढ़ गया, मतलब भाई ये ठंडा हो रहा है अंदर से, फिर ये पूरा ठंडा होता जाएगा, तो संकुचन हो रहा है ना अंदर से चीज, ये ठंडी हो रही है, तो ये जो बाहर वाली चीज को अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी, है कि नहीं। जैसे मान लो मेरी स्किन यहाँ से ठंडी हो रही है, तो ये साइड वालों को खींचने लग जाएगी। जैसे अपने सर्दियों में होठ फटते हैं, तो एक जगह से फटे तो साइड वाली स्किन को खींचते हुए लेते आते हैं साथ में, तो ये बीच में से ठंडा हुआ तो बाहर वाली सतह को अपनी तरफ खींचा, अब खींचता रहेगा तो सेंटर के अंदर क्या है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वही बिग बैंग वाला कॉन्सेप्ट वापस काम करेगा, डेंसिटी बढ़ गई बीच में तो विस्फोट होएगा, है कि नहीं है। तो ये विस्फोट ऐसे होता है इसमें, तो ये जो तारे में विस्फोट होता है इसको सुपरनोवा बोलते हैं। ऐसे ही जब महाविस्फोट हुआ तो उसको अपने बिग बैंग बोल दिया, ऐसे ही। ठीक है, तो ये सुपरनोवा विस्फोट किसको बोलते हैं, जब तारे का केंद्र भाग ठंडा होने लगता है, उसमें संकुचन होने लगता है, सतह पे हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट होने में बंद कर देती है, और फिर हीलियम क्या है, ठोस पदार्थों में बदल जाता है। भाई बुढ़ापे की जो पहली स्टेज है ना, उसमें तो क्या है, सेंटर ठंडा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, लेकिन सतह पे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है। फिर बुढ़ापे की जो चरम अवस्था हो जाती है, उसमें संकुचन तो कायम रहता है पहले की तरह, और सतह पर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना बंद हो गई। ठीक है, और हीलियम है जो सतह पर रह गई, वो ठोस पदार्थों लोगों के अंदर बदल जाती है, तो उससे फिर डेंसिटी और बढ़ती है, और फिर उसके अंदर विस्फोट होता है। समझ गए। अब विस्फोट में दो अवस्थाएं हो सकती है, कि अगर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, 1.4 डे से ज्यादा डेंसिटी थी, डे का मतलब होता है यहाँ पे सूरज की डेंसिटी,
1.4 से कम थी, अगर सूरज की डेंसिटी से कम थी इसकी डेंसिटी, जब ये संकुचन कम ठंडा होकर अंदर आता गया तो वो व्हाइट डार्क श्वेत वामन या ब्लैक डार्क अपने कृष्ण वामन या काले वामन के अंदर चेंज होता है। और अगर डेंसिटी 1.4 डे से ज्यादा थी, सूरज से भी ज्यादा थी, तो वो ब्लैक होल के अंदर वो स्टार कन्वर्ट होता है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वही है भाई, व्हाइट डार्क और ब्लैक डार्क तो क्या है, जैसे गिलास के अंदर पानी है, अपन ने झांक के देखा तो अपन को उसके अंदर दिखाई दे रहा है आराम से क्या है। और ब्लैक होल जो है, कृष्ण छिद्र जो है, वो क्या है, गिलास के अंदर जैसे दही है। तो गिलास के अंदर जैसे दही है, तो आप उसके अंदर कुछ भी डालो तो क्या आपको दिखाई देगा क्या वो क्या है चीज डाली गई? ऊपर से आप देखो, दूरबीन से आप देखोगे दही में, तो क्या दिखाई देगा क्या क्या गया? जबकि एक गिलास जिसके अंदर पानी, उसके अंदर आप एक छोटा सा कंकड़ डालोगे तो वो नंगी आंखों से ही दिखाई देगा, है कि नहीं है? जबकि दही के अंदर आप एक छोटा कंकड़ डालो और वो तल में बैठ गया तो आपको दिखाई नहीं देगा कि वो गया कहां का। तो इतनी डेंसिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। तो मैं वही बताया था, जब तारे के अंदर विस्फोट होएगा, उस तारे की डेंसिटी अगर 1.4 डे से कम है तो तारा व्हाइट डार्क या ब्लैक डार्क में अंदर कन्वर्ट होएगा, व्हाइट डार्क भी ब्लैक डार्क बनता है। लेकिन अगर 1.4 डे, डे क्या है यहाँ पे, सन की डेंसिटी है, 1.4 डे से ज्यादा डेंसिटी है उस तारे की, तो वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 1.4 वाली जो सीमा है, इसी को अपन बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर है ना, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इंडियन फिजिसिस्ट थे, जिनको इसी खोज के लिए, ब्लैक होल की खोज के लिए 1983 के अंदर फिजिक्स का नोबेल मिला था। चंद्रशेखर लिमिट, ब्लैक होल का जनक किसको माना जाना था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, जो भारत के, मतलब इंडिया यूएस थे, मतलब भारत के थे लेकिन फिर यूएसए के अंदर सेटल हो गए थे। ठीक है, इन्होंने खोज करी थी इस 1.4 डे की और ब्लैक होल की। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट, वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ही थे, जिन्होंने ये बताया था कि ब्लैक होल कृष्ण छिद्र बनता कैसे है, कि कोई तारा में जब विस्फोट हो रहा है सुपरनोवा, और उस तारे की डेंसिटी अगर 1.4 डे से ज्यादा है, तो वो तारा व्हाइट डार्क में कन्वर्ट नहीं होएगा, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। ब्लैक होल वो तारा है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप तो बस वो गिलास में आप दही याद रख लो, डेंसिटी कितनी ज्यादा है, उसके अंदर कुछ जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रकाश की कोई किरण जाएगी, वो कोई चीज वापस ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसकी खींचने की ताकत उसकी बहुत ज्यादा है। तो ये है ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। समझ गए? तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया चीजें वो याद रखो, ज्यादा उसमें डिटेल में कुछ नहीं है, सारी चीजें आगे इसके अंदर। आकाश गंगा, अब देखते हैं कि तारों के विकास का क्रम। आकाश गंगा के घूर्णन है ना, घूर्णन क्या बोलते हैं अपन, जो अपना रोटेशन हो जाता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को बोलेंगे घूर्णन, रिवोल्यूशन, 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 जिसको रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को घूर्णन बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं परी, है ना, परिभ्रमण, जो अपनी दूरी पर ही होता है, अपनी दूरी पर। ये जब अर्थ की, पृथ्वी की अपन गतियां पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा, अपनी दूरी पर जो होता है उसको घूर्णन बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या बोलते हैं? घूर्णन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? रोटेशन, है ना, सॉरी, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। रिवोल्यूशन तो सन के चारों तरफ, रोटेशन, है ना। ये इंग्लिश में जब अपन पढ़ेंगे ना, इंग्लिश हिंदी में, तो एक टेबल बनी हुई है अपने अर्थ वाले चैप्टर में, उसमें पूरा ये है भाई। मूर्ति के चारों तरफ तो क्या हुआ? परिक्रमा, परिक्रमण, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रिवोल्यूशन की। अर्थ रिवॉल्व राउंड दी अर्थ, अर्थ जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। और फिर अर्थ अपनी दूरी पर जो घूम जाए उसे क्या? घूर्णन बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रोटेशन, रोटेशन। घूर्णन बोल दो, रोटेशन बोल दो, या परिभ्रमण बोल दो, बात एक ही है ना। तो यहाँ घूर्णन आ रहा है, तो मैंने बताया कि क्या? परिभ्रमण, और इसको बोलेंगे अपन रोटेशन, है ना, ये काट दो, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन की कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, पहले हिंदी में चालू करते हैं। परिक्रमण, मूर्ति के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा, है ना, तो परिक्रमण। और दूसरा है परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण को अपन बोलेंगे घूर्णन। ये जो यहाँ है ना, घूर्णन, ये घूर्णन, समझ गए? जो परिक्रमण है, परिक्रमण को अपन इंग्लिश के अंदर बोलेंगे, ये परिभ्रमण, परिक्रमण, अपन ने करी उसकी, तो ये है रिवोल्यूशन, परिक्रमा। तो पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है ना, पृथ्वी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और घूर्णन जो है ये है रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। रिवोल्यूशन जो होता है ये 365.6
डेज के अंदर होता है, और रोटेशन जो होता है ये 24 आवर्स में होता है, ठीक है ना, दिन और रात। भाई इससे तो क्या एक साल पूरा होता है, ऋतुएं बदलती हैं किसे, अपने परिक्रमण से, रिवोल्यूशन से, और रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, जिसे घूर्णन बोलते हैं या परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये अपनी दूरी पर है, एक तो मेन तो चीज तो भूल ही गए, अपनी दूरी, ये तो अपनी दूरी पर होता है, अपनी धू ये अपनी दूरी पर होता है, और ये सूर्य के चारों तरफ होता है, सूर्य के चारों तरफ होता है, ऐसे है ये, समझ गए। तो वैसे अपन पृथ्वी गतियों में और पढ़ेंगे, उसमें ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं, समय आएगा सबका चीजों को मैं बता दूंगा। तो अपन देख रहे थे तारा का विकास क्रम, आकाश गंगा में घूर्णन है ना, घूर्णन, सॉरी, घूर्णन रोटेशन है ना, रोज हो रहा है, जिसको अपन बोलेंगे क्या, परिभ्रमण है, परिभ्रमण। आकाश गंगा में घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों में मेघ प्रभावित होता है। कहने का मतलब मेघ प्रभावित का मतलब उनके अंदर चार्ज उत्पन्न होता है। भाई तारे जो है सबके अंदर गैसेज है, तो जब आसपास से गुजरते हैं वो, तो उनके अंदर अट्रैक्शन बनता है एक दूसरे में, घूर्णन होता है, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यूनाइट हो रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे फ्यूजन, फ्यूजन होता है, शुरू होता है, वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में वह तारा बनता है। देख लो, हाइड्रोजन किसमें, हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। घूर्णन हो रहा है, अपनी दूरी पे घूमे जा रहे हैं, परिभ्रमण हो रहा है, ठीक है ना, अपनी दूरी पे घूमे जा रहे हैं, रोटेशन है ना, ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशन, घूर्णन हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है, रोटेशन हो रहा है अपनी दूरी के ऊपर, है ना। मेघ, मेघ का मतलब उनमें जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है ना, जैसे कोई भी, जैसे देखो ये, जैसे मान लो अपन दो चीजों के ऊपर रगड़े फिर पास पास से निकाले तो उनमें एक अट्रैक्शन पैदा होता है, तो वो एक अट्रैक्शन जिसको अपन मेघ बोलेंगे, अट्रैक्शन, ठीक है ना, क्लाउड, अट्रैक्शन का क्लाउड जो है, तो उससे फिर संलयन पैदा हुआ, फ्यूजन। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित और ठंडा हो जाता है ना। केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो गया, वो हो गया, सतह पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, परंतु है ना, किंतु इसके बाह्य परत पर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलता रहना जारी रहता है। ये मैच्योर अवस्था से अगली स्टेज है, बुढ़ापे की पहली, है ना, ये तो पहली स्टेज है, ये सेकंड है या तीसरी। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव, रेड जाइंट कहते हैं। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, संकुचन होने लग गया, संकुचन हो गया, बिल्कुल ठोस हो गया, तो विस्फोट हो गई। इस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, तारा जब ठंडा हो जाता है, केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो गया, सतह का भी हाइड्रोजन क्या हीलियम में कन्वर्ट होगा, लेकिन हीलियम या मतलब देखो, हीलियम कार्बन के अंदर, हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों, ठोस पदार्थों के अंदर कन्वर्ट होता है, तब विस्फोट होता है, संकुचन ज्यादा होने से। फिर विस्फोट हुआ। अब देखो, विस्फोट होते समय जो मैं बता रहा था कि उसका द्रव्यमान देखा जाएगा कितना है, डेंसिटी। यदि 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 है ना, यदि मतलब उस तारे का है ना, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 डे, जहां डे सूर्य के द्रव्यमान है से कम होता है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन, मानव नहीं, वामन का मतलब बोना, व्हाइट डार्क में बदल देता है। जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार कहते हैं, मतलब फुस हो गया वो फॉसिल स्टार, जीवाश्म बचा उसके अंदर, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो हीलियम में चेंज नहीं होगी, है ना, इसका हीलियम में ज्यादा वो कार्बन और ठोस लोह के अंदर चेंज हो चुका है। फिर श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन ब्लैक डार्क में परिवर्तित हो जाता है। ये तो जब है जब उसका द्रव्यमान तारे का 1.4 डे से कम था। 1.4 डे को चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था में न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार कहा जाता है। तो क्या है, 1.4 से ज्यादा है तो मैंने बताया तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल बनेगा कैसे कि भाई 1.4 से कम है तो वो तो फॉसिल फ्यूल बन गया उसका द्रव्यमान। लेकिन अगर 1.4 से ज्यादा है तो इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसके अंदर अभी भी अंदर एनर्जी बची हुई है और वो जो एनर्जी को एमिट करता है और अपने न्यूट्रॉन्स को बाहर की तरफ घुमाता रहता है, निकालता रहता है। इसको पल्सर स्टार बोलते हैं अपन। ये न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार क्या है, देखो, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन, मुक्त घूमते कैसे, क्या, विस्फोट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन अंदर संकुचित थे वो निकल गए और वो मुक्त अवस्था में घूम रहे हैं और वो अपनी जो घूमने की जो पेरिफेरी है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण वो दूर दूर जाते रहते हैं और वो अपना घेरा बड़ा करते रहते हैं।
तो इससे क्या होता है, इससे पल्सर स्टार बनता है ना, पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन तारा पल्सर स्टार कहते हैं। तो मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और न्यूट्रॉन केंद्र में बचे रह गए, इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो तो बाहर की तरफ चले गए है कि नहीं, दूर दूर, और बीच में सिर्फ न्यूट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, दूर जा रहे हैं, बीच में सिर्फ न्यूट्रॉन है, तो इसको न्यूट्रॉन तारा पल्सर स्टार कहते हैं। भाई डेंसिटी ज्यादा थी ना, 1.4 डी से ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर की तरफ निकल गए, न्यूट्रॉन बीच में बना रह गया, तो इसको बोला अपने न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार। बजाज पल्सर जो है वो यही पल्सर है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, देखा आपने, भाई असीमित समय तक ये भी तो सिकुड़ेगा ना, क्यों सिकुड़ेगा, क्योंकि भैया अंत में जो उसकी एनर्जी है उसका एंड तो होगा ही होगा, है कि नहीं, चाहे सूरज की लाइफ है तो वो लाइफ भी काउंटेड है, चाहे कितनी हो लेकिन काउंटेड है, ठीक है ना। तो संकुचित होना हर चीज में जरूरी, भाई संकुचित होके तो बिग बैंग हुआ था, संकुचित होकर ठंडा हो गया, ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ चले गए, न्यूट्रॉन बीच में था, तो धीरे धीरे संकुचन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, ठीक है, आता है, असीमित समय तो सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को किंचित ब्लैक होल कहा जाता है। वो डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ना सिर्फ न्यूट्रॉन बचे, न्यूट्रॉन तारा, तो डेंसिटी ज्यादा होने से उसको अपन ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल से किसी भी द्रव, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो पाता, वही गिलास में दही है, कुछ भी डाला वापस निकल के नहीं आएगा, वो ब्लैक होल है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, पल्सर स्टार से बना हुआ है, न्यूट्रॉन स्टार से, क्या इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर चले गए, बीच में सिर्फ न्यूट्रॉन्स है, लेकिन फिर डेंसिटी ज्यादा थी 1.4 डी से, तो उनमें भी संकुचन होगा, और वो संकुचन होके इतना गहन वो संकुचन बन जाएगा कि उसके अंदर से कोई भी चीज वापस नहीं आएगी। डेंसिटी ज्यादा में हमेशा दही याद रखो, डेंसिटी कम में गिलास में पानी याद रखो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रकाश पलायन भी नहीं हो सकता, इसलिए ब्लैक होल देखा नहीं जा सकता। भाई किसी भी चीज को अपन देखते कैसे हैं, आपको बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है कैमरे में, क्योंकि लाइट आ रही है और लाइट इसे टकरा रही है और कैमरे में जा रही है, और वो कैमरे का जो अपना सेंसर है वो उस लाइट को पकड़ रहा है। अपनी आंखें भी इसी तरह देखती हैं, कमरे में भी अंधेरा हो जाए, लाइट बंद कर दी तो अपन को दिखना बंद हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अपन को कोई भी चीज दिखती है तो वो चीज से जब लाइट टकरा रही है तो वो जो लाइट टकरा के अपनी आंखों में आ रही है, रेटिना पे पीछे वो इमेज बनती है और अपन वस्तु को पहचानते हैं। जैसे बल्ब बंद कर दिया तो वो लाइट एमिट होना बंद हो गया, तो वस्तु से वो टकरा के वापस आ ही नहीं रही अपने, इसलिए अपन देख नहीं पा रहे। तो सोनार भी जैसे जो है चमगादड़, जैसे अपन देखते हैं चमगादड़ कानों से देखते हैं, मतलब वो एक मुंह से तरंग निकालते हैं, वो जब लौट के आती है उनके कानों में तो वो इमेज पकड़ लेते हैं, उनके कान बताता है कि ऐसी इमेज है जो वस्तु सामने, ऐसे है नहीं। जैसे समुद्र के अंदर कोई चीज गिरी हुई है तो सोनार जाती है, सोनार तरंग, तो सोनार तरंग जैसे जैसे लौट के आती है जहां जहां पे धातु से सोनार तरंग जाके टकराई, तो जैसे जैसे धातु जिस आकार में टकरा के आती है तो वो कंप्यूटर उसकी 3D फिगर बना देता है कि नीचे ये वस्तु है ऐसी, और जिससे नहीं टकरा रही सोनार तो वो सोनार नीचे जा रही है, तो वो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता। ऐसे अपन अपना दिमाग किसको रीड कर रहा है, प्रकाश तरंग जो टकरा के आ रही है, चमगादड़ वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो टकरा के आ रही है उसको, सोनार रेडिएशन, सोनार जो टकरा के आ रही है उसको पढ़ते हैं। तो कहने मतलब रे का टकरा के आना बहुत जरूरी है इमेज बनाने के लिए, चाहे वो आंख हो, चाहे चमगादड़ की कान हो, चाहे सोनार रेडिएशन टकरा के आती है उसी को रीड करता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक आप कितनी तेजी से चला रहे थे, तो क्या जब आपने दूर से आ रहे हो तो वो उसके पास जो गन होती है जिसको अपन ट्रैफिक गन बोलते हैं, वो आपकी गाड़ी के ऊपर सेंसर लगाता है, तो जितनी रफ्तार से वो टकरा के आएगी, जितनी जल्दी टकरा के वापस कैमरे में आई तो उससे रफ्तार का पता लग जाता है। जल्दी टकरा के वापस आ गई तो मतलब गाड़ी स्पीड में थी आपकी, और कम देर में टकरा के वापस आए तो मतलब गाड़ी आपकी धीरे चल रही थी, ऐसे, क्योंकि गाड़ी तो धकेलेगी ना उस रे को, जो सोनार रे आ रही है ट्रैफिक इंटरसेप्टर में से, ऐसे। तो कॉन्सेप्ट समझो। तो ब्लैक होल में क्या गया कि टकरा के वो उसकी असल डेंसिटी है, तो वो डेंसिटी एब्जॉर्व कर रही है। जैसे अपन ने दही के अंदर कोई चीज डाली तो वो दही की डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो एब्जॉर्व कर लिया उसको। तो ब्लैक होल में डेंसिटी ज्यादा 1.4 डे है, तभी तो न्यूट्रॉन स्टार पल्सर स्टार अपने ब्लैक होल की तरफ गया, डेंसिटी ज्यादा है इसलिए कुछ भी वापस उसमें से नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखा नहीं जा सकता। चंद्रशेखर, जिसका पूरा नाम अपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला विशुद्ध ब्लैक होल के लिए फिजिक्स के अंदर, है ना, ये फिजिक्स। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, 1983 काफी बार क्वेश्चन आया। बाकी तो नोबेल पुरस्कारों का अलग से टॉपिक है, अपन मेन जो लॉरियट्स है उनके बारे में समझ गए। ये था अपना तारा पूरा अपन ने देखा, जिसकी स्वयं की ऊर्जा है ना, जिसकी स्वयं की ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश होता है उसको अपन तारा बोलते हैं। ऊर्जा ऊष्मा आई कैसे, हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो अपन को
कोई ऊर्जा उष्मा उससे और प्रकाश हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। प्रमुख तारे कौन कौन से हैं? इसमें पीसीओ ध्यान रखो। प्रमुख तारों में, प्रमुख तारों के अंदर क्या ध्यान रखना अपन को? पीसीओ, पीसीओ, पीसीओ है ना। प्रमुख तारों के अंदर पीसीओ ध्यान रखो। पीसीओ तो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना, जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है और जहां सूर्य से करीबन 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब 4 साल लगते हैं उसका प्रकाश अपने आने में, है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकटतम तारा है जो है। साइरस या डॉग स्टार, ये क्या है? कोमा डैश लगाओ। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तथा सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला तारा है साइरस। तो याद है आपको टाटा में था साइरस मिस्त्री, वही सीट बेल्ट जिससे पीछे जरूरी हुआ, कार एक्सीडेंट में मारे गए साइरस मिस्त्री, वही, मतलब टाटा से दगाबाजी के लिए उन्होंने। साइरस है ना, साइरस, तो यहीं से नाम है साइरस मिस्त्री। डॉग स्टार पृथ्वी से 9,000 वर्ष दूर स्थित तथा सूर्य से दोगुने द्रव्यमान का। भाई सूर्य का द्रव्यमान कितना देखते हैं पर 1.4 डे, तो 2.8 द्रव्यमान का तारा है ये। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट, ठीक है। एंड्रोमेडा निकटतम आकाश, निकटतम गैलेक्सी। फिर क्या है? साइरस जो है सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है, वह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। क्या? साइरस या डॉग स्टार है। तो रात में जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, अपन को जगाते रहते हैं, तो वही ये साइरस है। तो डी फॉर डॉग स्टार, सी फॉर कैट, साइरस, ऐसे आना है। CYRUS यूं लिखते हैं साइरस को, CYRUS। तो डी से डॉग स्टार, सी से साइरस। तो क्या है? सर्वाधिक चमकीला तारा। प्रोक्सिमा सेंटूरियन, तो प्रोक्सिमा सबसे निकट है। देखो दोनों वर्ड पकड़ो, इसके अंदर क्या क्या है। प्रोक्सिमा तो सबसे निकट है, साइरस सबसे चमकीला है, साइरस या डॉग स्टार। तो नाम ही था चमकीला, तो बाकी तो टाटा से दगाबाजी करी, सुप्रीम कोर्ट तक हाथ में गए थे और फिर उनकी फ्यूनरल तक हाथ में नहीं गए थे। टाटा देख लो आप, टाटा जी मदर है वो गई थी सिर्फ साइरस मिस्त्री के फ्यूनरल में। ऐसे तो धोखा बर्दाश्त नहीं होता ईमानदार व्यक्तियों को, समझ गए। तो चमकीला तारा साइरस, साइरस, डॉग स्टार सबसे निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ओसे क्या है? ओरियन। ये नेबुला है। नेबुला क्या होता है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट चमकीले तारों का जो समूह होता है उसको नेबुला बोलते हैं। तारों का समूह, वैसे तो कॉन्स्टलेशन में ही पढ़ेंगे, अभी आएगा, पर ये नेबुला है। तो सबसे चमकीला जो नेबुला है, तारों का समूह जो, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरियन। OR, इसको ओरियन बोलते हैं, ORION, ओरियन नेबुला। समझ गए। तो पीसीओ में क्या है? पीसीओ प्रोक्सिमा सेंटोरियन, सी से साइरस या डॉग स्टार, ओ से ओरियन। प्रोक्सिमा सेंटोरियन जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, करीबन 4 प्रकाश वर्ष दूर। साइरस जो है, डॉग स्टार जो, वो सबसे चमकीला तारा है, द्रव्यमान सूर्य से दुगुना है, 2.8, और जो सूर्य से करीबन 20 गुना बड़ा है और सबसे ज्यादा चमकीला तारा। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। ओरियन क्या है? ये तारों का समूह है, ठीक है ना, चमकीले तारों का समूह ओरियन। समझ गए? ये चमकीले तारा ओरियन नेबुला। फिर क्या था? गैलीलियो है ना। गैलीलियो 1609 के अंदर है, जो अपने पुनर्जागरण पढ़ते हैं रोम का, उसमें ने पहली है, ये पहली है, पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन कर किया। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, है ना। तो उन्होंने दूरबीन का इस्तेमाल करके गैलीलियो ने बताया ये चीज। बाकी अपन देखेंगे कोपरनिकस भी आएगा। कोपरनिकस वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने बोला कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के सेंटर में है और पृथ्वी बाकी अन्य ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना। वो कोपरनिकस ने बोला था। गैलीलियो ने ग्रहों की स्टडी करी। इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर झील स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MAST, मास्ट, मस्त नहीं पढ़ेंगे इसको, कहीं मस्तानी कर दो आप, मास्ट, ये मस्त है, मस्त नहीं है, मास्ट है। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, सूर्य मतलब तारे को पढ़ने के लिए, फतेह सागर झील। अपने RSP के अंदर क्वेश्चन भी आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, काफी एग्जाम्स में आता है। तो सोलर वेधशाला कहाँ है? फतेह सागर, है ना। सोलर सूर्य की स्टडी करना है, फतेह करना है अपने को, सूरज को, सूर्य के समान चमकना है, फतेह करना है, तो फतेह सागर झील, ठीक है। फतेह सागर झील नहीं, सज्जनगढ़ निवास फतेह सागर झील के किनारे। पिछोला झील तो जो है ये अपने सिटी पैलेस के पीछे है। फिर उससे उत्तर में जो अपन देखते हैं तो वहां ये अपने फतेह सागर झील है। फतेह सिंह ने निर्माण किया इसे, फतेह सागर झील, ठीक है ना। वो एक्वेरियम भी इसी के किनारे है और ये सौर वेधशाला भी इस झील के किनारे, फतेह सागर झील, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप है, MAST, मास्ट, ये फतेह सागर झील के किनारे है, मास्ट। जैसे अपने कंप्यूटर में रैम रोम नहीं होती, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो कई स्टूडेंट्स को रैम को राम पढ़ जाते हैं, तो राम नहीं होता, RAM, रैम होती, वोलेटाइल मेमोरी होती, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये गैलीलियो का अपन ने देख लिया। ओके, फिर कुछ नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टलेशन, जिसको तारों का समूह बोलते हैं।
है ना, नक्षत्र मंडल ये अपने सप्तऋषि है, उसके बाद सौर मंडल आ जाएगा। चलो तारों को और देख लेते हैं ना इसके साथ ही। रात्रि में नक्षत्र मंडल कॉन्स्टलेशन क्या है, जैसे आप याद करो अपन जो करंट पढ़ रहे हैं, करंट में मैंने आपको बताया एक नाविक है ना, नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो मैंने बताया था नक्षत्र मंडल जो है तारों का समूह जो है ये, जैसे सप्तऋषि तारों का समूह है, ये आकाश में दिखाई देते हैं खासतौर पे अपने सितंबर है ना, अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, ये नक्षत्र मंडल कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। तारों का समूह जो है उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, उर्सा मेजर या बिग बियर। बहुत ही आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, सप्त ऋषि है ना। भारत में जो 7 ऋषि हुए वो 7 ऋषि, बाकी इसमें इनके जो नाम है वो थोड़े अन्य हैं कि वो यूरोपियन भी नाम उसमें जोड़ा गया है। ध्रुव तारा क्या होता है, इस सप्त ऋषि के सबसे नॉर्थ में दिखाई देता है। जैसे इनको यूं अपन जैसे जोड़ देते हैं ना, फिर थोड़ा आगे नॉर्थ में और बढ़ाते हैं तो ये ध्रुव तारा दिखाई देता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में एक दिशा में निर्धारण करने की सहायता के लिए, मतलब ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा की डिटेल्स देख रहे हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने तारों की सहायता करते थे। उत्तरी दिशा उत्तर दिशा का बताया है ना, उत्तरी तारा है ना, उत्तरी तारा जो है इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ये अपनी कभी दिशा चेंज नहीं करता, ये हमेशा नॉर्दर्न साइड में दिखाई देगा। जैसे आप कहीं भी चल रहे हो, जिस दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखे वो नॉर्दर्न साइड है ना। तो नॉर्दर्न साइड अगर आपके सीधे हाथ पे रहेगी तो आप किधर, पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हो, और अगर ध्रुव तारा आपके उल्टा हाथ की तरफ है बढ़ते समय इधर आ गया तो आप पूर्व दिशा के अंदर बढ़ रहे हो, ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, आपको ध्यान देना है। तो ध्रुव तारा अपनी दिशा नहीं बदलता, जगह नहीं बदलता है, इसलिए ध्रुव तारे को ध्रुव बोलते हैं। अडिग का जैसे अपन पर्यायवाची भी देखेंगे तो उसमें ध्रुव मिलता है, अपने स्थान से नहीं सरकने वाला ध्रुव, ठीक है ना, अडिग अचल। ठीक है, तो वो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में कहा जाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया वह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा में। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ऐसे इन चारों को जोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ध्रुव तारा दिखाई देता है। ये सप्तऋषि मंडल है। अपने 7 ऋषि है ना, विश्वामित्र, वशिष्ठ वही, अग्निकुल, आबू पर्वत, पीटू सीटू, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, अग्नि है। फिर भारद्वाज, अपने कश्यप, गौतम, जमाग्नि और अत्रि। ये जो अपन पढ़े थे सप्तऋषि, मैंने अपने त्योहारों में भी राजस्थान कल्चर में बताया था आपको। तो ये 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, अपने कश्यप, गौतम और जमाग्नि, है ना। अब इसी में ये कुछ नाम है जैसे भृगु, वशिष्ठ, आंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाहा, क्रतु, है ना। ये देखो ये नाम इसमें लिखे हो, मरीचि, अरुंधति, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुरुष्य, पुलु, क्रतु, है ना। है ये इन 7 गुरुओं के नाम, 7 ऋषियों के नाम, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो इन 7 नामों में नहीं जाना है, तो मैंने जिस जानकारी के लिए बताया। वैसे ये ध्यान रखना, सप्त ऋषि क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, जिसमें 7 तारे होते हैं, इसलिए उसको अपन सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। और कॉन्स्टलेशन क्या है, तारों का समूह है। और सप्तऋषि में उत्तर में अपन को ध्रुव तारा दिखाई देता है, 7 दिखाई देते हैं इसके अंदर ये तारे, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 चम्मच की तरह दिखाई देता है ये, इसलिए इसको सप्तऋषि बोलते हैं। वेल नोन तारा मंडल है, इसलिए है ना, नक्षत्र मंडल है। अच्छा, तारा मंडल तो अपन मंदाग्नि को बोलेंगे, है ना। नक्षत्र मंडल मतलब ये नक्षत्रों का, तारों का समूह। ओके, और एक दूसरा जो है उर्सा मेजर, वो भी एक वेल नोन नक्षत्र मंडल है, उर्सा मेजर। तो 2 कॉन्स्टलेशन पढ़े अपन ने, उर्सा मेजर और सप्तऋषि मंडल, ठीक है ना। और जो सैटेलाइट्स अपन ने पढ़े थे वो नाविक, अपना जो नाविक 1.0 था, 13 से 16 तक 7 सैटेलाइट छोड़े अपन ने। IR मैंने बताया था, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। कॉन्स्टलेशन का ही नाम है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसी को नाम दिया गया अपन ने नाविक, है ना। नाविक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये क्या है, ये भारत का जीपीएस का मॉडल है, ठीक है। जीपीएस वैसे यूएसए का है, तो ये अपना है नाविक। इसमें अपन ने 7 सैटेलाइट छोड़े हैं, है ना, 1A से लेके 1G। करंट वाली फाइल में बताया था मैंने अभी लेटेस्ट में, जुलाई 2023 वाले में, है ना, नाविक। और अब 2.0 छोड़े अपन ने NAV 2.0, जो कि 20 मीटर तक की सटीकता देंगे सुदूर क्षेत्रों में बढ़िया मॉनिटरिंग के लिए। समझ गए, ये चीज है। तो ये कॉन्स्टलेशन अपन ने देखा तारों का। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सौर मंडल।
है ना, सौर मंडल, सौर मंडल में वो आ जाएंगे सूर्य, सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन सौर मंडल में क्या है, सूर्य सेंटर में है, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं, भाई सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, तो मतलब क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके बारे में चीजें अपन अब आगे देखेंगे। समझ गए ये चीज है, कोई ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा नहीं है यार, नॉर्मल चीजें हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दो बार सुनोगे, इन फाइल्स के अंदर ज्यादा नहीं है, अगर अपन ज्यादा उलझ जाएंगे तो समय लग जाएगा। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना। इसमें मेन तो क्या है, बिग बैंग सिद्धांत अपन ने देखा, एक तारों की लाइफ हिस्ट्री देखी। बिग बैंग नॉर्मल है, वॉल्यूम ज्यादा, मतलब वॉल्यूम कम, सॉरी वॉल्यूम कम, घनत्व ज्यादा, वॉल्यूम कम घनत्व ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा, वो तो बिग बैंग आया। तारों का कैसे इतिहास, तारों में ये सबसे पहले क्या घूमते रहते हैं, मेघ उत्पन्न होता है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं चारों, मतलब अपने सेलेस्टियल बॉडी के रूप में गैसों के पिंड होते हैं, घूमते रहते हैं, मेघ से क्या होता है, घूमते रहते हैं, घूर्णन हुआ, और वो अंतरिक्ष में क्या परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है, अपनी दूरी पे घूमते रहते हैं, तो वो मेघ एक क्लाउड चार्ज का उनके पास उत्पन्न होता है, ग्रेविटेशन फोर्स से वो एक दूसरे की तरफ खिंचे आते हैं। बस मेन तो ये ध्यान रखो भाई, अपनी दूरी पे वो घूर्णन करते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं, रोटेशन के कारण क्या होता है, उनके अंदर चार्ज उत्पन्न होता है, ग्रेविटेशन से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, फिर नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे कि क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद क्या होता है, हुआ भाई, सॉरी विस्फोट नहीं हुआ, फ्यूजन से वो यूनाइट हो गए, यूनाइट से एनर्जी उत्पन्न हुई, एनर्जी से वो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर चेंज होता है, फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन के अंदर वो जुड़े, जोड़ने से क्या है, हीट उत्पन्न हुई, हीट से वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो प्रकाश उत्पन्न हो गया, तारा पैदा हो गया। अब तारा मरेगा कैसे, सबसे पहले उसका सेंटर ठंडा होएगा, सेंटर ठंडा होता जाएगा, संकुचन होता जाएगा, लेकिन सतह के ऊपर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी। फिर थर्ड स्टेज जो है उसमें क्या, ओ ठोस हो गया, ओ ठोस हो गया, सेंटर तो ठोस हो ही रहा है, बाहर सतह भी जो है उसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगी, जो हीलियम बची वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन ठोस मेटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर तारा बन जाता है। अब उसका संकुचन अगर ज्यादा हुआ और डेंसिटी उसकी अगर 1.4 डे से कम है, संकुचन हो रहा है, विस्फोट होगा, सुपरनोवा बन गया, डेंसिटी अगर 1.4 डे से कम है, ठीक है, डे मतलब सूरज की डेंसिटी तो 1.4 डे से कम है, तो वो व्हाइट डार्क या ब्लैक डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले व्हाइट डार्क देन ब्लैक डार्क, पहले तो राइट जाइंट फिर व्हाइट डार्क और फिर ब्लैक डार्क। लेकिन अगर डेंसिटी 1.4 से ज्यादा है तो क्या है, न्यूट्रॉन बीच में रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक उसके फैल जाएंगे, इसलिए वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, लेकिन संकुचन हमेशा चालू रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें अंदर आके समाएंगे, ठीक है ना, फिर आके समाने के बाद उसके अंदर विस्फोट होता है, मतलब विस्फोट क्या, संकुचन उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है, भाई संकुचन तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट एक बार छोड़ के दूर दूर चले गए, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा थी, तो जब वो जैसे दूर हुए तो डेंसिटी ज्यादा थी, दूर दूर चले गए इलेक्ट्रॉन, लेकिन संकुचन उसके अंदर बना रहता है, फिर वो संकुचन धीरे धीरे जब वो इलेक्ट्रॉन्स पास में आते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो गई, ज्यादा होने पे क्या है, वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 1.4 डे की जो एक लिमिट थी, ये बताई किसने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, इसलिए इसको बोलते हैं अपन चंद्रशेखर लिमिट 1.4 डे, और ब्लैक होल इसी से बनता है, 1.4 डे से अगर ज्यादा है डेंसिटी, तारा जब टूट रहा है उस समय, तो वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखा अपन ने, एक नक्षत्र मंडल देखा, बहुत इजी चीज है, एक बार देखोगे तो सुनते हो तो अजीब लगता है, लेकिन बाकी नॉर्मल चीज है। ओके, ये देखो, फिर नेक्स्ट में अपन देखते हैं सोलर सिस्टम। ओके।